नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। हमारे खास शो फिक्र आपकी में हम आपको बताएंगे आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले फिक्र में आज सबसे पहले बात करेंगे क्वालिटी की। ये ठीक है कि भारत ने कोरोना का अपना टीका बना लिया, जिसे दुनिया भर में तारीफ मिल रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर यानी नेशनल कैरेक्टर पर सवाल खड़ा करती हैं। ये सवाल हमारी जिंदगी और देश की छवि से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज इनके सभी जवाब जरूरी हैं। आज हम किसानों के हित को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। ये खुलासा किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना में देश की स्वार्थी अफसरशाही ने सेंध लगा दी। इसके बाद बर्ड फ्लू को लेकर ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। हमने एक पोल्ट्री फार्म जाकर आपके सामने सच्चाई लाने की कोशिश की, जिससे फिजूल की अफवाहों पर विराम लग जाए। सावधानी ऐसी सियासत से भी जरूरी है जो सिर्फ अपनी सुविधा देखती है। आज हम आपको दिल्ली और आंध्र प्रदेश की दो घटनाओं के बारे में बताएंगे। दोनों की पृष्ठभूमि एक जैसी, लेकिन दोनों में राजनीतिक दलों का व्यवहार एकदम जुदा। आखिर में बर्फबारी की वो तस्वीर जो एक तरफ खूबसूरत एहसास की तरह है, लेकिन दूसरी तरफ वो जिंदगी पर भारी भी पड़ जाती है। आज सबसे पहले फिक्र क्वालिटी यानी गुणवत्ता की। आज हम इंसान, समाज और सिस्टम के अंदर लापरवाही और भ्रष्टाचार वाले वायरस का विश्लेषण करेंगे। इनकी जड़ें खोदने की कोशिश करेंगे। यह फिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में दो टीके की गुड न्यूज से खुशी की लहर है। इसीलिए कोरोना से जंग में क्वालिटी के समझौते की सोच कतई ठीक नहीं है। सबसे पहले चौंकाने वाली एक तस्वीर देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। साइकिल से हैंडल से लटकते नीले रंग के दो वैक्सीन बॉक्स हैं, देखा आपने, और कैरियर से भी लटकते दो वैक्सीन बॉक्स। हैरान करने वाली यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। आपको बता दें कि इन दिनों पूरे देश में वैक्सीन का फाइनल ड्राई रन चल रहा है। उसी क्रम में वाराणसी में साइकिल द्वारा वैक्सीन के डमी बॉक्स को टीकाकरण केंद्र से महिला अस्पताल तक पहुंचाते देखा गया। आगे हम इस तस्वीर का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन अब हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। यह तस्वीर भी भारत की है, लेकिन 50 साल पहले की। वो भी तब की जब इसरो के वैज्ञानिक पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर प्रक्षेपण स्तर पर ले गए। इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफी बड़ा और भारी था, जिसे बैलगाड़ी के सहारे प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया था। हमने वाराणसी और इसरो की तस्वीरें आपको इसलिए दिखाई क्योंकि 50 साल पहले जब हिंदुस्तान तकनीकी रूप से समृद्ध नहीं था, तब रॉकेट के लिए साइकिल का सहारा लिया गया था। लेकिन वाराणसी में वैक्सीन के ड्राई रन के दौरान लापरवाही के चलते वैक्सीन बक्सों को साइकिल पर लादा गया। 21वीं सदी में वैक्सीन के बॉक्स की ये तस्वीरें वाकई शर्मनाक हैं और हमारे राष्ट्रीय चरित्र यानी नेशनल कैरेक्टर पर एक दाग भी। हिंदुस्तान की यह झांकी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि तीनों पीढ़ियों के लिए है। आजादी के बाद क्या कुछ नहीं बदला। भारत आसमान तक पहुंचा, तिरंगा चांद तक पहुंचा, लेकिन यहीं पर चांद ही नहीं, जमीन पर भी दाग दिख जाते हैं। इन दो तस्वीरों के बीच 51 साल का फासला है। 15 अगस्त 1969 को जब इसरो की स्थापना हुई तो तकनीक भले ही कम थे, लेकिन हौसलों के बूते वैज्ञानिकों ने रॉकेट का पहला प्रक्षेपण किया था। साइकिल पर लादकर रॉकेट को प्रक्षेपण स्थल तक ले गए थे। आज भी ये तस्वीर 130 करोड़ देशवासियों को गर्व से भर देती है। वहीं नए साल की ये साइकिल वाली तस्वीर हमारा सिर नीचा करवा देती है, क्योंकि जब भारत तकनीकी रूप से पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है, आत्मनिर्भरता के बूते ब्रांड इंडिया बनने की बात हो रही है, तब साइकिल पर कोरोना वैक्सीन के बॉक्स की यह तस्वीर घोर लापरवाही को दर्शाती है। दरअसल साइकिल पर वैक्सीन बॉक्स की यह तस्वीर कोरोना टीका के ड्राई रन के दौरान की। निर्देश है कि ड्राई रन में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा वैक्सीनेशन के दौरान होता है, मतलब टीका देने को छोड़कर बाकी सारे क्रियाकलाप वैसे ही होते हैं। तो फिर ये कैसी प्रैक्टिस? क्या भविष्य में भी वाराणसी जैसी तस्वीर बाकी भारत में भी देखी जा सकती है? हमने ये सवाल वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी पूछा, तो जवाब क्या मिला, सुनिए। देखिए, हर जगह जो हमारे लॉजिस्टिक थे, वैक्सीन थे, वो वाहन के माध्यम से गए थे। जिस जगह पे वो उसको दिखाया गया है वो महिला अस्पताल में के लिए दिखाया गया था। महिला अस्पताल ऑलरेडी हमारा वैक्सीन सेंटर है, ऑलरेडी वैक्सीन सेंटर, वहाँ जाना ही नहीं था। वो गलत सूचना से वो चला गया था और उसे स्पष्टीकरण ले लिया गया है, उसको वापस कर दिया गया। सवाल ये नहीं है कि उस कर्मचारी को कहाँ जाना था और कहाँ नहीं जाना था। सवाल ये है कि आखिर साइकिल में वैक्सीन का डमी बॉक्स क्यों लटकाया गया? जब सब कुछ टीकाकरण की तरह ही होना था तो फिर यहाँ लापरवाही क्यों?
और वो भी तब जब टीकाकरण में सबसे अहम टीके का टेम्परेचर कंट्रोल ही, और ये तस्वीर उसी बेफिक्री को बयां कर रही है। अब ये लापरवाही नहीं तो और क्या है, लेकिन ये तो महज एक तस्वीर है। कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा में अवसर की बातें की, तब भी भ्रष्टाचारियों ने ईमान को आगे नहीं रखा। महामारी के दौरान भी मिलावट का बाजार गर्म ही दिखा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस शहद को जमाने से इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है और जिसकी कोरोना काल में बिक्री ज्यादा बढ़ गई, उसी शहद की जांच की गई तो पता चला कि उसमें चीनी मिली हुई है। बड़ी से बड़ी कंपनियों के शहद टेस्ट में फेल हो गए थे। आपदा में अवसर के बजाय आपदा में भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण देखिए। कोरोना काल में जिस सैनिटाइजर को मास्क के बाद वायरस से बचने का दूसरा कवच कहा गया, मिलावटखोरों ने इसमें भी खूब खेल किया। कई जगहों पर नकली सैनिटाइजर की फैक्ट्री पकड़ी गई। अभी हाल ही का उदाहरण लीजिए तो दिल्ली के करीब गाजियाबाद में शमशान घाट का लेंटर गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि लेंटर सिर्फ 2 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ था, लेकिन सीमेंट बालू में भ्रष्टाचार की मिलावट ने 25 लोगों की जान ले ली। मतलब आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, चीन से कंपटीशन करते हैं, लेकिन क्वालिटी और सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते। यहां तक कि मुनाफे के लिए इंसानों की जान की भी फिक्र नहीं है। आज हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में क्वालिटी की फिक्र बहुत जरूरी है। कल परसों भी हमने आपको दिखाया कि कैसे भारतवर्ष ने क्वालिटी का झंडा गाड़ा और भारत में एक साथ 2-2 टीकों की गुड न्यूज आई। इसीलिए प्रधानमंत्री ने क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी के पिलर पर ब्रांड इंडिया बनाने की बात कही। हमें दुनिया को केवल भारतीय उत्पादों से भरना नहीं है, ढेर नहीं खड़े कर रहे हैं। हमें भारतीय उत्पादों को खरीदने वाले हर एक कस्टमर का दिल भी जीतना है और दुनिया के हर कोने में दिल जीतना है। मेड इन इंडिया की न केवल ग्लोबल डिमांड हो बल्कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। हमें ब्रांड इंडिया को क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी के मजबूत स्तंभों पर और मजबूत बनाना है। सुना आपने, प्रधानमंत्री गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया का दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़े रोड़े हैं इस राह में, क्योंकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके मुनाफाखोरी करना हमारे समाज के कुछ लोगों की सोच बन चुकी। और यह भी एक महामारी तो है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मिलावटी और घटिया खाने की वजह से दुनिया में हर साल करीब 60 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं। मशहूर साइंस जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल करीब 15,73,000 से ज्यादा लोग खराब खाने की वजह से जान गंवा देते हैं। खराब खाने से मौत के मामले में चीन अव्वल है और उसके बाद भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। देश में खाने पीने की चीजों में मिलावट साल दर साल बढ़ती जा रही है, जिसकी तस्दीक ये आंकड़े करते हैं। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया खाने पीने की चीजों में मिलावट का पता लगाने के लिए देश भर में हर साल जितने सैंपल लेती है, उसमें लैब रिजल्ट में फेल होने वाले सैंपल की संख्या हर साल तेजी से बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि FSSAI के अधिकारी हर साल सभी राज्यों से फूड सैंपल कलेक्ट करते हैं, जिनमें दूध, मसाले, पानी और पैक्ड खाना शामिल होता है, जिसमें हर साल फेल होने वाले सैंपल का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, जो वैक्सीन से लेकर पानी तक हर जगह जरूरी है। अगर हेल्थ सेक्टर का जिक्र करें तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2018 में पाया कि भारत में सभी जेनेरिक दवाओं में से 4.5% की गुणवत्ता ठीक ही नहीं थी। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स की 2014 और 16 की एक स्टडी के मुताबिक देश के 10% अस्पतालों की हालत भी ठीक नहीं थी। लेकिन अब यह बीते दिनों की बात हो रही है, क्योंकि देश के प्रधान बार बार ईमानदारी की बात कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि पहले जो रुपया दिल्ली से चलकर जरूरतमंदों तक घिस घिस कर पहुंचता था, अब वो सही नीयत के साथ जरूरतमंदों को मिल रहा है। और जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को भी महत्वपूर्ण बताते हैं।
दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स कहां स्टैंड कर रहे हैं, हमें क्या सुधार की जरूरत है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत का अभियान, इसका संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो हमें याद रखना है कि इसका लक्ष्य क्वांटिटी भी है, लेकिन साथ साथ क्वालिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये देश का संकल्प ही है कि कोरोना काल में भारत ने आपदा में अवसर को न सिर्फ तलाशा बल्कि इसे बड़ा आकार भी दिया, क्योंकि हमारे देश में कोरोना से पहले एक भी N95 मास्क नहीं बनता था, एक भी PPE किट नहीं बनती थी। लेकिन आज हम ये सब कुछ एक्सपोर्ट करने की स्थिति में। इतना ही नहीं, इस देश में एक भी वेंटिलेटर भी नहीं बनता था। लेकिन आज भारत दुनिया भर के देशों को जीवन रक्षक दवाएं और तमाम कोरोना रक्षक मेडिकल सामान मुहैया करा रहा है। हर क्षेत्र में भारतवर्ष आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है और नए साल में तो स्वदेशी वैक्सीन बिग गुड न्यूज लेकर आई। इसीलिए भारत में दो वैक्सीन के उतरने की खबर से चीन को मिर्ची लग गई। खुद देखें आप ये रिपोर्ट। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चीन के प्रोडक्ट्स और उनकी क्वालिटी को लेकर यह बात आम है और यही वजह है कि दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने वाला चीन करीब आधा दर्जन वैक्सीन का पिटारा लेकर बैठा है, लेकिन दुनिया उस पर विश्वास नहीं कर रही। वहीं दूसरी ओर भारत पर दुनिया का विश्वास देखते बनता है, जिसकी एक बानगी है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत ने कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई जारी रखी है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक के रूप में काम करने के लिए देश पूरी तरह तैयार है। भारत की वैक्सीन पर इस विश्वास से चीन बुरी तरह चिढ़ गया है। इतनी मिर्ची लगी है कि चीन का भोंपू मीडिया भारतीय कोरोना वैक्सीन पर भी सवाल उठा रहा है, लेकिन अपने गिरेबा में नहीं झांक रहा है। ये नहीं बता रहा है कि उसकी वैक्सीन पर दुनिया को भरोसा क्यों नहीं है। चीन की सिनोवैक कंपनी के कोरोना वायरस वैक्सीन कोरोनावैक का ब्राजील और तुर्की में ट्रायल किया गया है। इन दोनों देशों के आधिकारिक डेटा के अनुसार चीनी कोरोना वैक्सीन ब्राज़ील में 50% तो तुर्की में करीब 91% कारगर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर चीन की कोरोना वैक्सीन के असर में इतना अंतर कैसे। यही वजह है कि चीन को अपनी कोविड-19 वैक्सीन के लिए खरीदार तलाशने में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। चीन पर दुनिया का भरोसा तो पिछले साल ही वायरस का वुहान लैब से कनेक्शन होने की आशंकाओं के साथ उठ गया था। उसके बाद चीन ने बहुत देशों को घटिया मास्क, टेस्ट किट और PPE सूट बेचे और अब वैक्सीन ट्रायल के दौरान डाटा में भी घोलमेल का शक है। इस बीच चीन की एक हरकत ने एक बार फिर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। चीन की ओर से WHO की टीम को वुहान जाने से रोकना इशारा करता है कि कोरोना चीन से निकला था और वो इसे छुपा रहा है। कोरोना वायरस के मूल का पता लगाने के लिए WHO की एक टीम वुहान जाने वाली थी। चीन पहले तो WHO की 10 सदस्यीय टीम को आने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन जब WHO की टीम चीन पहुंचने वाली थी तो चीन ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। Today, we learned that Chinese officials have not yet finalized the necessary permissions for the team's arrival in China. I'm very disappointed with this news, given that 2 members had already begun their journeys and others were not able to travel at the last minute. But I have been in contact with senior Chinese officials, and I have once again made it clear that the mission is a priority for WHO and the international team. पिछले साल अगस्त में WHO का डेलीगेशन 3 हफ्ते तक बीजिंग की खाक छानता रहा, लेकिन तब भी चीन ने उसे वुहान जाने नहीं दिया था और अब एक बार फिर WHO की टीम के राह में रोड़े अटकाने से कोरोना विलेन चीन पर दुनिया का शक और गहरा गया है। मतलब चीन की नीयत को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं और जिसकी जैसी नीयत होती है वैसे ही उसके कर्म होते हैं और यही वजह है कि अब कोरोना काल में हर दिन चीन और चीन के प्रोडक्ट्स पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। हालांकि एक सच ये भी है कि कोरोना काल से पहले चीन ने अपने प्रोडक्ट्स की छवि सुधारने के लिए, उनकी क्वालिटी बढ़ाने और उन्हें टिकाऊ बनाने पर काफ़ी जोर दिया था, जिससे उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ी थी।
लेकिन कोरोना फैलाकर चीन ने हर चीज पर पानी फेर दिया है। यही वजह है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जिस प्रोडक्ट की डिमांड है वो है वैक्सीन, और चीन की वैक्सीन डिमांड से कोसों दूर है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि वैक्सीन का जो मार्केट है वो करीब $100 बिलियन का है। लेकिन इधर भारत है जिसकी वैक्सीन को पूरी दुनिया बधाई दे रही है, और ये आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए बेहद गर्व की बात है। तभी तो अब पीएम मोदी को भी स्वदेशी टैलेंट पर भरोसा है। भारत नैनो सेकंड यानी 1 सेकंड के 1 अरब हिस्से तक समय को मापने में भी आत्मनिर्भर बन गया है। 2.8 नैनो सेकंड इसका ये एक्यूरेसी लेवल हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। सुना आपने, ये देश के प्रधान का भरोसा है, उनका आत्मविश्वास है, जो बता रहा है कि देश जल्द ही पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा, और वो भी क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ। और अब बात बर्ड फ्लू की। देश में इस बीमारी का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन सरकार ने आज फिर कहा है कि हालात नियंत्रण में। सबसे पहले बर्ड फ्लू पर अभी का बड़ा अपडेट। देश भर में बर्ड फ्लू के 12 एपिसेंटर की पहचान की गई है, यानी इन 12 जगहों पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। अलग अलग जगहों से पक्षियों के जो सैंपल लिए गए थे, उनकी जांच के बाद यह पाया गया है कि राजस्थान के बारां, कोटा और झालावाड़ में कौओं की जो मौत हुई है वो बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। इसी तरह मध्य प्रदेश के मंदसौर, इंदौर और मालवा इलाके में भी कौओं में बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए हैं। सरकार ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में विदेशी पक्षियों में भी बर्ड फ्लू पाया गया है, जबकि केरल में 4 जगहों पर पोल्ट्री के बतख से वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। 5 राज्य केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक इस वायरस से किसी इंसान के संक्रमित होने की कोई खबर भारत में नहीं है। अभी तक आपने मुर्गियों, कौओं, बतख, मोर, कबूतर और बगलों की मौत के बारे में सुना होगा, लेकिन अब कोयल भी बर्ड फ्लू की चपेट में आ रही है। हम फिर एक बार कहेंगे, सावधानी जरूरी है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका डर खत्म करने के लिए आज हमारी टीम एक पोल्ट्री फार्म में पहुंची। बर्ड फ्लू फैलने का यह कतई मतलब नहीं है कि आप पोल्ट्री फार्म का नाम सुनकर घबरा जाएं। इस बात को तर्कों के साथ आपके सामने रखने के लिए हम पहुंचे भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूर एक पोल्ट्री फार्म में। बर्ड फ्लू को लेकर सावधानी बरतते हुए इस पोल्ट्री फार्म को फिलहाल पतले तारों के नेट से घेर दिया गया है। बाहर का कोई भी पक्षी हमारे अंदर एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा जाली लगा हुआ है। जाली लगी, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पूरी देखिए, चारों पूरी सेफ्टी है यहाँ पर, कोई पक्षी अंदर नहीं आ पाता है यहाँ पर। और हमारा जो फीड भी है वो भी एक सही जगह पर व्यवस्थित रखा हुआ रहता है, जिससे कुछ भी यहाँ से कुछ बाहर और बाहर का अंदर नहीं हो सकता। तो इससे कुछ दूसरे पक्षियों से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पोल्ट्री फार्म के मैनेजर ने बताया कि पिछले 10 साल से यहाँ मुर्गियों और चूजों में कभी कोई बीमारी नहीं देखी गई, लेकिन जब भी कोई बर्ड फ्लू आता है उनके कारोबार पर असर तो पड़ता ही है। इस वायरस से पोल्ट्री इंडस्ट्री प्रभावित नहीं हुई है और ऐसी कोई आशंका भी फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री पर किसी तरह का असर पड़ रहा हो। लेकिन इस सब के बावजूद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और अपनी ओर से पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए हर तरह की गाइडलाइंस जारी कर रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने दक्षिण के राज्यों से आने वाली मुर्गियों पर रोक लगा दी है। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहाँ से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती जिले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं, चिंता की जरूरत नहीं है, पूरी स्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यह मौका सावधान रहने का और अफवाहों को नजरअंदाज करने का है। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अंडा खाने से बर्ड फ्लू हो जाएगा। ऐसे लोगों को हमने कल भी बताया था कि अंडा हो या मीट, आपको ये चीजें अच्छी तरह से उबाल कर खानी चाहिए। ऐसा करके आप 100% सुरक्षित रहेंगे। हमने केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह से भी इस बारे में सवाल किया।
जब बर्ड फ्लू की खबर आती ही सबसे पहले लोग जो खास करके मुर्गी या चिकन खरीदने नहीं जाते हैं या चिकन खाने से डरने लगते हैं। आप लोगों को अभी तक एक भी ऐसा केस आया है जिसमें ह्यूमन ट्रांसमिशन की खबर आई हो? देखिए, विभाग के जानकारी में तो नहीं आया है, और वर्ल्ड पशु ऑर्गेनाइजेशन जो है OIE उसने भी कहा है कि पके हुए खाने पर इसका कोई प्रभाव नहीं। पिछले 5 वर्षों में हमारे देश में बर्ड फ्लू कई बार आया, लेकिन ध्यान देने की बात यह भी है कि अभी तक पक्षियों से इंसानों में संक्रमण का या अंडे और मीट से इंसानों में बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन का कभी कोई केस सामने नहीं आया है। और अब खबर धर्म के वायरस की। भारत में धर्म हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और यहां राजनीति का धर्म या धर्म की राजनीति पर जमकर चर्चा भी होती रही है, और कई बार इस संवेदनशील मुद्दे पर देश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ी है और हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप भी करना पड़ा है। फिर भी कई बार सियासत नहीं रुकती है और ये सियासत भी सुविधावादी रही है। मतलब कि राजनीति का मंदिर मार्ग दिल्ली में कुछ दिखा तो आंध्र प्रदेश में कुछ और। हम आज इस फिक्र का विश्लेषण करेंगे। कहते हैं हमारी पहचान हमारे धर्म से होती है, फिर सवाल उठता है कि धर्म की पहचान किससे होती है? इस सवाल का जवाब महात्मा गांधी के दर्शन में मिलता है। लेकिन आज अगर हम गांधी जी के दर्शन पर विचार करें तो हमने अपनी धार्मिक पहचान और सोच को बेहद सीमित कर दिया, एक इलाके, एक हिस्से, एक राज्य तक समेट दिया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे बताएंगे। ये भी समझाएंगे कि क्यों दिल्ली में मंदिर हटाने पर हमारी संवेदनाओं का ज्वार उठ रहा है। राजनीति के धुरंधर एक दूसरे को रावण और कंस का वंशज कह रहे हैं, लेकिन वहीं देश के दूसरे हिस्से में एक के बाद एक लगातार सैकड़ों मंदिर पे तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन सब चुप है, खामोश है। दरअसल दिल्ली के चांदनी चौक में 60 साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़कर हटा दिया गया और ये सब हुआ सौंदर्यीकरण के नाम पर। विकास और सुंदरता के लिए मंदिर को ताबड़तोड़ तरीके से हटा दिया गया। कहा गया कि मंदिर चांदनी चौक के मेन रोड के बीच में आ रहा था। दिल्ली के चांदनी चौक में प्रसिद्ध और पुरातन माने जाने वाले लगभग 5 दशक से ज्यादा पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया है, जिसके बाद इस पूरे इलाके में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। और आप इस वक्त तस्वीरें उसी हनुमान मंदिर को तोड़े जाने के बाद की देख रहे हैं। ये जो आपको बैरिकेडिंग वाला स्थान नजर आ रहा है, इसी जगह पर 5 दशक से ज्यादा पुराना वो हनुमान मंदिर था जिसमें लोगों की आस्था बहुत ज्यादा थी, और इसीलिए मंदिर को तोड़े जाने के बाद इलाके में लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। और उसी नाराजगी को देखते हुए भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। लेकिन अचानक हुई इस कार्रवाई में से लोगों में न सिर्फ गुस्सा भड़का बल्कि पुलिस पर भी सवाल उठे। इससे लोगों में भारी रोष दिखा। कई संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं जो है वो मौके पर पहुंच गए और एमसीडी और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर वही मंदिर बनाने की मांग की। जाहिर है इन्होंने भी जाहिर है इन्होंने भी वही किया जो फिलहाल एक रीत बन गई है। अपनी सुविधा, समय और जगह के मुताबिक खुद को अपने धर्म का रक्षक बताना। लेकिन सवाल फिर वही है कि हम ये कब समझेंगे कि हिंदुस्तान 1.25 अरब आबादी वाला देश है, जिन्हें समझने की ज़रूरत है और संभलने की भी ज़रूरत है, लेकिन ये समझ सियासतदान भी नहीं दिखाते। चांदनी चौक पर हनुमान मंदिर हटाने को लेकर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान बढ़ी तो कांग्रेस भी इस घमासान में कूद पड़ी। हालांकि इसमें भाषा की मर्यादा का भी चीरहरण हुआ। आज ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रावण के, कंस के, अन्य राक्षसों के वंशज नज़र आते हैं। ये लोग, ऐसा लगता है कि पूर्व जन्मों में शायद ऋषि मुनियों की तपस्या भंग किया करते थे। आज इस काल में हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया। पहले जन्म में, पूर्व जन्म में इन्हीं लोगों ने शायद भगवान हनुमान की पूंछ में आग लगाई थी और आज इन लोगों ने उनका मंदिर तोड़ दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि कान पकड़ के आप भगवान राम के भक्तों से,
भगवान हनुमान के भक्तों से माफ़ी मांगिए मंदिर तोड़ने के लिए, और साथ ही साथ दिल्ली में ज़मीन मुहैया कराइए जहां पर हनुमान मंदिर बनाया जा सके। सभी तरफ दुख की धारा बह रही है दिल्ली में। जो भी लोग हैं सुन रहे हैं वो सन्नाटे में हैं, और ये काम किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट में भी गए आम आदमी पार्टी की रिलीजियस कमेटी की, इसे तोड़ दिया जाए, चिट्ठी भी लिखी गई है। और अब जब ये मामला सभी लोगों के संज्ञान में आया है, तब भी तथाकथित हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पे दही जमी हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी शासित एमसीडी ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके बात कही है कि यह मंदिर अतिक्रमण की जमीन पर बना हुआ है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें मंदिर तोड़ने की अनुमति दी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में लिख कर दिया है कि नगर निगम और पुलिस उन्हें सहयोग नहीं कर रही है और उनके अधिकारी मंदिर को तोड़ने में बाधा डाल रहे हैं। इस सिफारिश पर हाईकोर्ट ने नगर निगम और पुलिस को आदेश दिया। खैर, अब आप सोचिए, दिल्ली की इस घटना पर दर्जनों संगठनों से लेकर राजनेताओं तक, टीवी चैनलों से लेकर अखबारों तक, सब जगह इसकी सुर्खियां दिखी, बहस हुई। लेकिन क्या आपने एक के बाद एक लगातार देश में कई मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ की खबर कहीं देखी? दिल्ली के राजनेताओं का कोई रिएक्शन आपने सुना? इस पूरे मामले पर सब चुप है, जबकि सच यह है कि पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा मंदिरों में हमले की जो घटनाएं हुई हैं वो आंध्र प्रदेश में हुई। आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमले रुक नहीं रहे। अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है जब विजयनगरम जिले के कोडांडा रामास्वामी मंदिर में कुछ उपद्रवियों ने घुसकर तोड़फोड़ की और भगवान राम की मूर्ति तोड़ दी। मूर्ति का टूटा हुआ हिस्सा झाड़ियों से बरामद किया गया। इस तीर्थ को उत्तर आंध्र अयोध्या भी कहा जाता है और यह मूर्ति 400 साल पुरानी बताई जाती है। लेकिन इस वारदात में अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि लोग इसे ईसाई मिशनरियों से जोड़ रहे हैं और इसके लिए स्थानीय सरकार के तुष्टीकरण की नीति को जिम्मेदार बता रहे हैं। वैसे इससे पहले भी कर्नाटक के प्रसिद्ध लक्ष्मी मंदिर में महाकाली की मूर्ति तोड़ने की घटना सामने आई थी। जगनमोहन रेड्डी की सरकार बनने के बाद से ही पिछले 18 महीने में आंध्र प्रदेश में मंदिरों और मूर्तियों पर हमले की 127 घटनाएं हुई हैं। आरोप है कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वैसे इस खबर को समझने के लिए घटनाओं की क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है, जो कई महीनों से चल रही है। पिछले साल 27 सितंबर को चित्तूर जिले के आगारा मंगलम गांव में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई। इस तोड़फोड़ में नंदी भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया, लेकिन किसने तोड़ा ये अभी भी सवाल है। 16 सितंबर को कृष्णा जिले के मक्कापेटा गांव में काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ लोगों ने उत्पात मचाया। 12वीं सदी के इस ऐतिहासिक मंदिर में भी नंदी भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया गया। पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इसके अगले ही दिन 17 सितंबर को विजयवाड़ा कनक दुर्गा मंदिर में रथ से चांदी की बेशकीमती मूर्ति चुरा ली गई और भगवान हनुमान की मूर्ति को तोड़ दिया गया। 6 सितंबर को अंतर्वेदी में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का रथ जल गया। ऐसा कहा जाता है कि इस रथ में साजिश के तहत आग लगाई गई, जिसकी वजह से हिंसा की घटना भी हुई। 14 फरवरी को नेल्लोर के श्री प्रसन्ना वेंकटेश्वर मंदिर के रथ को आग लगाकर राख में तब्दील कर दिया गया। 21 जनवरी को पूर्वी गोदावरी जिले के पीठापुरम में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। मंदिरों पर हमले यही नहीं रुके हैं। राजमुंद्री के विघ्नेश्वर मंदिर में भगवान सुब्रमण्येश्वर स्वामी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बंताल मामिडी के बड़ेरू घाट पर स्थानीय लोगों की इष्ट देवी कोमलम्मा की प्रतिमा के साथ भी तोड़फोड़ की गई। सवाल है कि भगवान की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने से किसको सियासी लाभ होगा? लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर गलत प्रचार करने से किसका फायदा होगा? हालांकि क्षेत्रीय पार्टियां और उसके नेता राज्य सरकारों पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, धर्म की पहचान इंसान से होती और इंसान की पहचान का दायरा छोटा नहीं हो सकता। रही बात धर्म के नाम पर उकसाने वालों की, तो उन्हें पकड़ना होगा, उन्हें कड़ी सजा देनी होगी, कड़ा सबक सिखाना होगा। लेकिन इससे पहले हमें खुद को सुधारना होगा, अपनी गिरेबान में झांकना होगा, ताकि हम आगे बढ़ सकें, देश आगे बढ़ सके। और अब फिक्र हेडलाइंस।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का हैरान करने वाला फैसला। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पीएम को नहीं देंगे न्योता। किसान आंदोलन का हवाला देकर 21 साल पुरानी परंपरा तोड़ी। देश में 8 जनवरी को फिर से वैक्सीनेशन का ड्राई रन। कुछ राज्यों ने कोविन ऐप को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा, बीमारी पर पैनी नजर, अभी तक चपेट में नहीं आया कोई इंसान। केरल और हरियाणा के प्रभावित इलाकों में टीम रवाना। कोरोना काल के बीच पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। 7 जनवरी से खुलेंगे 5वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल। छात्रों को करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बदायूं कांड पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। एसटीएफ को सौंपी जांच। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश। गैंगरेप के बाद महिला की बेरहमी से हत्या का मामला। लव जिहाद कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल रोक लगाने से इनकार। यूपी और उत्तराखंड सरकार को भेजा नोटिस। 4 हफ्ते से में मांगा जवाब। उड़ीसा के राउरकेला स्टील प्लांट में बड़ा हादसा। जहरीली गैस के रिसाव से 4 लोगों की मौत। 6 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर में आफत बनी भारी बर्फबारी। श्रीनगर के टेंगपोरा इलाके में मकान हुआ धाराशायी। अब तक घाटी में 1 दर्जन से ज्यादा मकान गिरे। भारत इजरायल के नाम बड़ी कामयाबी। दोनों देशों ने मिलकर मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम किया सफल परीक्षण। जमीन से हवा में लक्ष्य पर साधा सटीक निशाना। और अब देखते हैं पॉजिटिव खबर। भारत और इजरायल को डिफेंस सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ाने में बड़ी कामयाबी मिली है। दोनों देशों ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये 70 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। दोनों देशों ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM का टेस्ट भारत में ही किया और वेपन सिस्टम के सभी पार्ट्स को जांचा। रियल एस्टेट सेक्टर में लॉकडाउन के दौरान आई सुस्ती दूसरी छमाही में दूर हो गई है। दिसंबर तिमाही में रिहायशी मकानों के दाम में औसतन 1% की बढ़ोतरी भी हुई है। ये जानकारी मैजिक ब्रिक ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दी है। दिसंबर तिमाही में रेडी टू मूव मकानों की कीमत कमोबेश जस की तस रही, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों का दाम औसतन 2% बढ़ा। जहां तक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के दाम में बढ़ोतरी की बात है तो ये ट्रेंड खास तौर पर पश्चिम और दक्षिण भारत में देखने को मिला। हरियाणा से जल्द ही देश की पहली एयर टैक्सी शुरू होगी और इसके साथ ही मिडिल क्लास लोगों का हवाई यात्रा करने का सपना आसान होगा। इस एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार एयरपोर्ट से होगी। यहाँ से लोग देहरादून, चंडीगढ़ और धर्मशाला कम किराए और कम समय में आ जा सकेंगे। इस सपने को झज्जर के कैप्टन वरुण सुहाग पूरा करने जा रहे हैं। देश में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया। पिछले 24 घंटों में 17,909 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई तो 21,161 ठीक हो गए। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 3,531 की कमी आई। अब देश में 2,24,000 एक्टिव केस बचे हैं। ये आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान अब खादी से बनी दरियां इस्तेमाल करेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP और खादी ग्रामोद्योग आयोग के बीच खादी दरी की सप्लाई को लेकर समझौता हुआ है। पहली खेप में कुल 1,71,000 खादी के दरियों की आपूर्ति की जाएगी। इस खरीदारी के लिए 8 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।